Hello friends. Now this lecture is in continuation with the previous one. So in the previous lecture I just discussed the concept of ICW4. So I just told you that the D0 bit basically represents that which microprocessor we are generally using, that is 8085 or 8086. If D0 is equal to 0, that means we are just working with 8085 microprocessor, and if it is 1, that means we are working with 8086 microprocessor. AEOI basically represents end of interrupts and automatic end of interrupts. Okay, AEOI basically represents automatic end of interrupts. Okay, so if this value is 1, then it is automatic end of interrupt, and if this value is 0, then it is normal end of interrupt. What is this automatic end of interrupt and normal end of interrupt? We will discuss it when we are just talking about the operating modes of 8259 IC. Okay. Okay. Now the next bit, D2 bit, is basically used in conjunction with D3. Okay. So D2 is basically M/S, that stands for master or slave, and BUF stands for buffered. Okay. So जब D3 और D2 की वैल्यू, जब D3 की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब वो नॉन बफर्ड मोड में वर्क कर रहा है. तो अगर वो नॉन बफर्ड मोड में है तो वो मास्टर या स्लेव ये डिवाइस है, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. ओके. तो ये हमारी डोंट केयर कंडीशन होती है. D2 की वैल्यू हमारी डोंट केयर कंडीशन होती है जब हम लोग नॉन बफर्ड मोड का यूज करते हैं. But when D3 is equal to 1, that means when we are using buffered mode, so with the help of D2 ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बफर मास्टर मोड का यूज हो रहा है या बफर स्लेव मोड का यूज हो रहा है. ओके. सो D2 और D3 इज जनरली यूज इन कंजक्शन. नाउ D4 stands for SFNM, that is special fully nested mode. This is another type of mode. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे इस 8259 के. Okay. Now D5, D6 and D7 bit will be 0 in this ICW4, and A0 is equal to 1 when we are using ICW4. Okay. तो ICW4 का हमें यूज करना है या नहीं करना है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ ICW1. जो इसकी D0 बिट होती है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हम लोग ICW4 का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग ICW4 का यूज नहीं कर रहे हैं. ओके. सो दिस इज बेसिकली योर ICW4. ओके. Now we are just talking about the operational command. Actually there are 3 operational command. The first one is OCW1, next one is OCW2, and the next one is OCW3. Okay. So when we are talking about OCW1, so in OCW1 the value of A0 is equal to 1. Okay. And D0 to D7 basically represents M0 to M7. अब ये M0 to M7 एक्चुअली होता क्या है? तो ये जो OCW1 होता है, ये हमने जो इंटरप्ट मास्क रजिस्टर यूज किया था 8259 के ब्लॉक डायग्राम में, उस इंटरप्ट मास्क रजिस्टर के स्टेटस को ये बताता है. ओके. सपोज दैट अगर यहाँ पर D4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ये हमारी 1 है. ओके. तो ये अगर वैल्यू 1 है या 0 है तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि मास्क यहाँ पर सेट है या मास्क यहाँ पर रिसेट है. ओके. तो अगर सपोज दैट इस D4 के करस्पॉन्डिंग जो मास्क की वैल्यू है वो हमारी 1 है. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये D0 टू D7 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को, क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल 8259 चिप में टोटल 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है और उसे हम लोग IR0 टू IR7 तक रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर यहाँ पर D4 के करस्पॉन्डिंग M4 जो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब IR4 जो पिन है उस IR4 पिन को हमने मास्क किया हुआ है. और मास्क करने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को डिसेबल भी किया जा सकता है. इट्स क्लियर टू ऑल. तो ये इंटरप्ट मास्क रजिस्टर हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है. उस इंटरप्ट मास्क रजिस्टर का स्टेटस क्या है, उस स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग OCW1 का यूज करते हैं. A0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. ओके. तो इन द सेम वे अगर सपोज है D3 के करस्पॉन्डिंग M3 की वैल्यू हमारी 0 है तो इसका मतलब क्या कि जो IR3 पिन है वो नॉन मास्केबल है, मतलब उसको हम लोगों ने मास्क नहीं किया, उसका मास्क हमारा रिसेट है.
इट्स क्लियर टू ऑल। तो वो इंटरप्ट में यूज होगा। सपोज D2 की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि D2 को हमने मास्क किया हुआ है, तो ये इंटरप्ट हमारा डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग OCW1 का यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज OCW2। OCW2, in OCW2 basically D0, D1 and D2, this represents the specific interrupt request line, that is 3 bits represents total 8 interrupt request line। हम लोग IR0 की बात कर रहे हैं, IR1 की बात कर रहे हैं या IR7 की बात कर रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ D0 टू D2। ओके, D3 और D4 बिट्स हमेशा 0 होती है। और एक चीज हमेशा ये याद रखना कि अभी तक जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो हम लोग 8086 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ओके, D5, D6 और D7, D7 will be represented by R, R means rotate, D6 is basically represented by SL, SL means specific label, and D5 basically represents EOI, okay, that is end of interrupt। तो ये इन 3 बिट्स का यूज करके D5, D6 और D7 बिट्स का यूज करके हमें ये पता चलता है कि जो 8259 है वो एक्चुअली किस मोड पे वर्क कर रहा है। नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड का यूज हो रहा है यहाँ पर, या स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड का यूज हो रहा है। ओके, ये टोटली डिपेंड करेगा R, SL और EOI की वैल्यू पर। ओके, और ये डिफरेंट मोड्स हम लोग बेसिकली यहाँ पर यूज करते हैं जब ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर सेट होती है। ओके, नाउ A0 is equal to 1। Okay, so that is basically the representation of OCW। Now we are just talking about OCW3। In OCW3, the byte information basically represents, if you are talking about D0 and D1, so it D0 and D1 basically provides the register read command। Okay, RR basically used for request register, interrupt request register। RIS का मतलब होता है इन सर्विस रजिस्टर। ओके, तो हमने बताया था आप लोगों को कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम में टोटल 4 टाइप्स के रजिस्टर का यूज करते हैं। सबसे लेफ्ट साइड में हमारा होता था रजिस्टर रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर जो इंटरप्ट्स को स्टोर करता था। उसके बाद एक हमारा प्रायोरिटी रजिस्टर होता था जो प्रायोरिटीज को बताता था, और उसके साइड में हमारे पास इन सर्विस रजिस्टर होता था। उसमें इन सर्विस रजिस्टर में जो भी इंटरप्ट आता है उसकी जब प्रायोरिटी पता चल जाती है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिट को 1 सेट कर देते थे। सो अगर D1 और D0 की वैल्यू हमारी 0 है, सपोज दैट अगर D1 हमारा 0 है तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, भले ही D0 की वैल्यू 1 हो या हमारी 0 हो। क्यों? उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में कोई इंटरप्ट है ही नहीं तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर्स को रीड करने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ये जो RR रजिस्टर है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो 0 है या 1 है। जब RR की वैल्यू 1 होती है और RIS की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग IR इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर्स को रीड कर रहे हैं। ओके, जब RR की वैल्यू हमारी 1 होती है और RIS की वैल्यू भी हमारी 1 होती है, इसका मतलब कि जो इन सर्विस रजिस्टर है हम लोग उसे रीड कर रहे हैं। ओके, तो किस रजिस्टर को रीड कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चलती है। P, यहाँ पर हम जब ऑपरेटिंग मोड्स की बात करेंगे तो एक मोड और यूज होता है जिसे हम लोग पोल्ड मोड कहते हैं। तो अगर P की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पोलिंग मोड का यूज हो रहा है, और अगर 0 है तो यहाँ पर नॉन पोलिंग मोड का यूज हो रहा है। ये पोलिंग मोड और नॉन पोलिंग मोड क्या होता है, ये हम लोग जब मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें इजिली क्लियर हो जाएगा व्हाट इज दीज वैल्यूज ऑफ पोलिंग मोड एंड नॉन पोलिंग मोड। ओके, D3 की वैल्यू यहाँ पर 1 रहती है, D4 इज इक्वल टू 0, D5 और D6 बिट्स को हम इन कंजक्शन यूज करते हैं। और ये एक और मोड यूज होता है स्पेशल मास्क मोड। तो स्पेशल मास्क मोड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे सेट कर रहे हैं या रिसेट कर रहे हैं, तो ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ D6 बिट। अगर D6 की वैल्यू 1 है तो उस स्पेशल मास्क मोड को हमने सेट किया है, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो उस स्पेशल मास्क मोड को हमने रिसेट किया हुआ है। ओके, D7 बिट की वैल्यू हमारी 0 होती है और A0 यहाँ पर 0 होता है। सो दैट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ OCW3 आउटपुट ऑपरेशन command word 3. Okay, so
now we are just moving towards the modes of 8259A PC. एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस किए हैं इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वर्ड में और ऑपरेशन कंट्रोल वर्ड में, जहाँ पर हम लोगों ने मोड्स का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो मोड्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम लोग वहाँ पर भी उसे प्रॉपरली डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट है 8259 के डिफरेंट मोड्स की। So now we will start with the first one, that is fully nested mode. Okay, now what is the fully nested mode? In fully nested mode, अच्छा सबसे पहले इस fully nested mode को समझने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग 8259 चिप के साथ प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो इंटरप्ट के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। तो टोटल 8 पेरिफेरल डिवाइसेस रिक्वेस्ट कर सकती हैं IR0 to IR7 तक। ओके, और इसके लिए जो रजिस्टर हम लोग यूज करते हैं वो हमारा रजिस्टर होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। तो उनके पास रिक्वेस्ट किया, जैसे ही रिक्वेस्ट हुई, रिक्वेस्ट आने के बाद जो मास्टर डिवाइस होती है, जो अगर हम लोग सिंगल डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो वही मास्टर डिवाइस होगी, और अगर हम लोग पेरिफेरल और अगर हम लोग कास्केडेड मोड का यूज कर रहे हैं तो जो मास्टर डिवाइस होती है, ये मास्टर डिवाइस क्या करती है, ये INT सिग्नल को सेंड करती है। INT सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के INTR के साथ कनेक्टेड होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो जैसे ही ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर आती है और माइक्रो प्रोसेसर अगर रेडी कंडीशन पे होता है तो वो क्या करता है, वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करता है, INTA कॉम्प्लीमेंट सिग्नल सेंड करता है। जैसे ही INTA कॉम्प्लीमेंट सिग्नल आता है तो 8259 चिप क्या करती है कि जो इसका इन सर्विस रजिस्टर है, इन सर्विस रजिस्टर में वो करस्पॉन्डिंग बिट को, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई थी, जिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पिन में हमने रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड किया था पेरिफेरल डिवाइसेस ने, उस करस्पॉन्डिंग बिट को हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं। कहाँ पर? इन सर्विस रजिस्टर में। ओके, अच्छा सपोज दैट अगर हमारे पास 3 रिक्वेस्ट आई और हमें पता है कि जो टोटल 8 पिन्स होती हैं वो IR0 to IR7 होती हैं, और जो 3 रिक्वेस्ट आई सपोज वो IR2, IR3 और IR4 पे आई हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट हैंडल की जाएगी? IR2 की। क्यों? क्योंकि IR2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ओके, तो जब ये हमें कैसे पता चलेगा IR2 की प्रायोरिटी ज्यादा है? जो प्रायोरिटी लॉजिक हम लोग यूज करते हैं, प्रायोरिटी लॉजिक रजिस्टर जो हम लोग यूज करते हैं, वो हमें बताता है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब IR2 की करस्पॉन्डिंग जो बिट होती है वो इन सर्विस रजिस्टर में उसे हम लोग सेट कर देते हैं, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और ये वैल्यू 1 ही रहती है। कब तक 1 रहती है? जब तक जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा माइक्रो प्रोसेसर, तो जब तक वो एंड ऑफ इंटरप्ट कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं करता है। जैसे ही एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है तो ये जो बिट सेट हुई थी इन सर्विस रजिस्टर की, वो वापस क्या होती है? वो वापस 0 हो जाती है, और फिर जो फर्दर रिक्वेस्ट आई होती है, जैसे IR3 पिन पर आई है, तो अब ये रिक्वेस्ट वो हैंडल करता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर मोड को हम लोग फुली नेस्टेड मोड कहते हैं, क्योंकि इन फुली नेस्टेड मोड में प्रायोरिटी पहले से ही सेट होती है। जैसे IR0 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी और IR7 की प्रायोरिटी सबसे कम होगी। ओके, तो इस तरह से सीक्वेंस का फॉलो होगा, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पहले रिक्वेस्ट करेगी इन इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर के पास, फिर जो डिवाइस है 8259 वो INT सिग्नल सेंड करेगा। INT सिग्नल जैसे सेंड करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर उसको INTA कॉम्प्लीमेंट सिग्नल सेंड करेगा। जैसे ही INTA कॉम्प्लीमेंट सिग्नल इसे मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली उस पर्टिकुलर डिवाइस से बोलेगा कि तुम वेक्टर एड्रेस को प्रोवाइड कराओ। तो अब वेक्टर एड्रेस अगर हम लोग 8085 यूज कर रहे हैं तो वहां पर 3 बाइट्स का होगा, तो 3 टाइम्स INTA सिग्नल्स यहाँ पर सेंड होगा। ठीक है, और उसके बाद EOI सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। EOI का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन से बाहर आ गए हैं। ओके, मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन यहाँ पर हमारी टर्मिनेट हो रही है। जैसे ही EOI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तुरंत ही जो बिट सेट हुई थी इन सर्विस रजिस्टर में, उस बिट को हम लोग रीसेट कर देते हैं, और फर्दर जो रिक्वेस्ट आती है इंटरप्ट की, उस रिक्वेस्ट को माइक्रो प्रोसेसर हैंडल करता है। सो अगर प्रोसेस का फॉलो हो रहा है तो उसे हम लोग फुली नेस्टेड मोड कहते हैं। ओके,
So now the remaining modes will be discussed in our next lecture. Thank you so much.